तो हमारे पास दो किस्म के ग्राफ थे। एक था हमारे पास पहला ग्राफ जो कि हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, वेलोसिटी टाइम भी ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। जी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसको बनाने में मतलब आपको ये तो क्लियर हुआ था कि कांस्टेंट ग्राफ किसका है, वेरिएबल, या वही चीज़ आपको समझानी है मैंने? सर वही चीज नहीं समझ आई, वही चीज़ क्योंकि ठीक है, स्टार्टिंग मेरी एक क्लास मिस हो गई। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि सबके लिए भी क्लियर हो जाए। मंथली भी आ रहा है तो एक दफ़ा टॉपिक दोबारा रिव्यू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे पास एक वर्टिकल होता है एक लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। द वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस, ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टाइम। अब ये क्यों किया जाता है? वो इसलिए होता है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस, जो वर्टिकल होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, जो डिपेंड कर रही होती है किसी चीज़ पे, ठीक है, तो वो हमारे पास किस में आती है? अच्छा मुझे एक चीज़ बता दें, अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, तो मुझे बता दें कि इसमें क्या मैं x की वैल्यू चेंज करूँगा तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? सर डी जो डिस्टेंस है उसकी। बिल्कुल, d की डिस्टेंस की वैल्यू चेंज, x की वैल्यू टाइम, मतलब टाइम की वैल्यू चेंज करता रहूँगा तो d की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसके चेंज करने से, जो कि चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास मैटर नहीं कर रहा, ये तो हम खुद से चेंज कर रहे हैं, दैट इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ओके सर। ठीक है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? y x पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक होती है इंडिपेंडेंट और एक होती है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हमारे पास कहाँ पे आती है? एक्स एक्सिस में। डिपेंडेंट कहाँ पे आती है? वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हॉरिजेंटल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है, मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस सपोज आपने कवर कर लिया है, शुरू में कर लिया है, ठीक है, ए से बी तक आपने मूव किया है, ठीक है, वो है 5 डिस्टेंस तक आपने मूव किया, 5 मीटर तक, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, 5 मीटर आपने कवर कर लिया है। यहाँ से मैंने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया आफ्टर 5, अब बी पे ही खड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम गुजरता जा रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यस सर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब 5 पे बी पे आप खड़े रहे हैं, 5 मीटर कर तो लिया आपने, लेकिन टाइम गुजरता रहा है, आप वहीं पे खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी जहाँ पे चेंज नहीं हो रही, और वो रुक चुका है। जब रुक चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वहाँ पे क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। यस यस सर। यस सर। यस सर। जी मरियम, क्लियर हुआ? जी सर। तो ये ग्राफ किसका बना, वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है, तो इस वजह से हम इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस 5 पे 5 ही रुका हुआ है। अगर डिस्टेंस कवर करेगा ना तो ये लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो लाइन ऊपर मूव ही नहीं कर रही, वो स्ट्रेट आ रही है उसी पॉइंट पे ही, और टाइम गुजरता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल गुजरता जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल हो रहा है। ये ओके पहला सर। स्टेप था। थैंक यू। दूसरे स्टेप में अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल की, ठीक है, अब मूव कर ही जा रहे हैं, ठीक है, और साथ में टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ये डायरेक्शन रहेगी। जिस हिसाब से डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये वाला टाइम, ये जब पॉइंट देखेंगे तो उसी हिसाब से टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ गया और टाइम भी बढ़ गया। अगला पॉइंट देखेंगे तो टाइम भी बढ़ गया और डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर हुआ?
यस सर। यस। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह का वेलोसिटी टाइम में ग्राफ में भी देखूँ तो हमारे पास अब वेलोसिटी टाइम है तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से उसको हॉरिजॉन्टल में ही रखते हैं हमेशा से। वेलोसिटी हमारे पास वर्टिकल में आती है, तो वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं ग्राफ देखूँ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करूँ जो कि 5 मीटर पर सेकंड की इस ट्रैवल से कर रहे हैं, तो वही सेम ग्राफ मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला है इज इक्वल टू वी बाई टी, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, और वेलोसिटी का फार्मूला है डी बाई टी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे मीटर पर सेकंड को कांस्टेंट रख देता हूँ, ठीक है, जो कि 5 ही है, तो एक्सेलरेशन का मेन फार्मूला क्या है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी जहाँ पे चेंज हो रही होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे और वेलोसिटी यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। ओके सर। ठीक है। और अगर मैं चेंजिंग वेलोसिटी की बात करूं तो ग्राफ हमारा कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होगा ऊपर की तरफ, सेम वही कॉन्सेप्ट जो कि हमने डिस्टेंस टाइम में देखा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में भी चेंज हो रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे फिर चेंज हो रहा है, फिर नेक्स्ट देखेंगे फिर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन वहाँ पे यूनिफॉर्म हो चुका होता है। क्लियर? यस सर। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं? ग्राफ्स अभी समझ क्लियर हुए कि नहीं हुए? सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। वेलकम। सर सर यस। पेपर में जो मंथली टेस्ट में आएंगे उसमें हमने ग्राफ ड्रॉ भी करने होंगे? पॉसिबल है कि ग्राफ अगर आपको मिला हुआ है तो उससे आपको वैल्यू फाइंड करना आनी चाहिए, जो कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था कि हमारे पास ग्राफ गिवन था और उसमें हमने डिफरेंट उसको फाइंड करने की कोशिश की थी। यस। यस सर। तो इसमें भी अगर मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दूँ पेपर में, ठीक है, कि सपोज मैं करता हूँ कि हमारे पास ये ग्राफ है, मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और ये समथिंग इस तरह और इस तरह कर, ठीक है, तो यहाँ तक ये ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास, ठीक है, और ये मैं बताता हूँ ये 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट जो हमारा है, तो ये मैं बता देता हूँ, ये लाइनें ड्रॉ नहीं होंगी इस तरह का। एक मिनट मैं ये क्लियर कर लूँ फिर आप क्वेश्चन पूछिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास इस तरह का ग्राफ अगर बिल्कुल जिसमें गिवन है और एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है टोटल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड यस करने सर। का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे आप। हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 0, और फाइनल ये यहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पे कितनी होगी, जो कि इसकी वेलोसिटी है 5, तो क्या होगा 5 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम, सपोज मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 5 ही, तो नीचे डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ चुकी है 1 की, ठीक है। लेकिन आगे जो एक्सेलरेशन होगी वो मुझे कौन बताएगा क्या होगी, जहाँ पे वेलोसिटी सेम रही है। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन 0 हो चुकी होती है, मैंने अभी बताया था, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 होती है, तो वहाँ पे ओके सर। एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन का टोटल आंसर क्या आया 1। तो इस तरह का ग्राफ कोई भी हो सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। जी क्वेश्चन था। सर जी जी। सर असल में मैं मोहम्मद सऊद बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ इंटरनेट का इशू है तो इस वजह से ऑफ करना है उसको, तो मेरी क्लास यानी कि मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरे अटेंडेंस लगा देंगे? जी, आप जब ज्वाइन करते हैं या लीव करते हैं मेरे पास अटेंडेंस में शो हो जाता है, ठीक है। ओके सर, मैं तो रिकॉर्डेड उसके लेक्चर सुन लूँगा। जी लाजमी सुनिए। सो मैं लीव सर अल्लाह हाफिज़। जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। गुले सहारा। Yes, sir. क्वेश्चन? No, sir. It's by mistake. ओके,
Okay, any other question? Okay, we have to move toward our today's lecture. In the previous one, we are discussing about friction. In previous lecture, like what is friction? It is a force that is opposes to move any body. And what is about a microscopic friction? That is the intermolecular distance and intermolecular force that opposes the another thing to be opposed to be repelled or to reduce its speed. Yes, any thing that can oppose is the friction. Like there is a static friction and a kinetic friction. If we are discussing about the static friction, you can say that there is a no motion of the object. Yes, before the limiting friction. Yes. What is about limiting friction? The friction, the force of friction, that is a maximum value. मैक्सिमम वैल्यू से अगर मैं इंक्रीज करता हूँ अपनी फोर्स को, दैट्स मीन वी हैव टू मूव, अदरवाइज देयर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ यू आर मूविंग and with the same friction. If you are moving in the friction, that means there is a kinetic friction present. Like you are cycling on the road, or you are moving some bag, like a trolley bag. ठीक है, तो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें kinetic friction एग्जिस्ट कर रही होती है. उसके बाद हमने कोफिशिएंट फ्रिक्शन और स्टैटिक और काइनेटिक दोनों देखे थे. लास्ट टाइम यहाँ तक डिसएडवांटेज हमने डिस्कस करने थे. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर. ओके, लास्ट टाइम ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे. व्हाट इज अ एडवांटेज? आई थिंक सो ये भी हमने देख लिया था. Yes, sir, you देखने को. Okay, moving toward the rolling friction. Rolling friction is very helpful for a body to move easily. So, like in the first figure, you can see that there is a no roller are present. Then there is a sliding friction are present, which means that a more surface are connected to the ground. ठीक है, एक ज़्यादा सरफेस कनेक्ट किया गया है, बहुत लार्ज एरिया सरफेस से कनेक्ट है, इसका मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई की जाएगी. लेकिन जब मैं रोलर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आपको स्मॉल से ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये रोलर्स हैं जो कि टायर हैं. ठीक है, फ्रीज़र में लगे होते हैं, तो वो बेसिकली हेल्पफुल होते हैं किसके ईजिली मूव करने के लिए किसी भी बॉडी को. तो उसमें देखेंगे एक स्मॉल सा पोर्शन, जो एक सर्कल होता है ना, उसका स्मॉल सा पोर्शन वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, फ्रिक्शन को लगा रहा होता है. दैट्स वाई हम यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. लेकिन कुछ जगहों पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हम देख रहे होते हैं. एक मैं छोटी सी फनी सी नहीं, एक फिजिकल जो कि आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल है वो बताना चाहूँगा, जो कि आप गोला कभी खाया होगा. यस गोला सर. खाया? बर्फ वाला बर्फ वाला गोला. यस सर. बर्फ वाला गोला जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो इसी तरह फ्रिक्शन की वजह से हम उसको बर्फ़ को क्या करते हैं, रगड़ते हैं उस पे स्लाइड पे, तो हमारे पास बर्फ़ नीचे से निकल रही हो. यस सर, उसमें तो छुरी के अंदर भी फ्रिक्शन है, इसके अलावा फ्रिक्शन तो हर चीज़ में, फ्रिक्शन नहीं होगी तो एग्जिस्ट भी, मतलब वो स्लिप ही हो जाती है चीज़. फ्रिक्शन तो हर चीज़. यस सर. ठीक है, तो फ्रिक्शन की अमाउंट मैटर करती है. जैसे रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है. अब स्लाइडिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई की जा रही होती है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास कम फ्रिक्शन अप्लाई की जा रही होती है, क्योंकि स्मॉल एरिया इंटरकनेक्टेड होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर लार्ज एरिया एक जगह पे मौजूद है और उसको हम स्लाइड कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगी. और अगर स्मॉल एरिया को हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका मतलब उस पर फ्रिक्शन कम होगी. तो एरिया मैटर कर रहा होता है. जी, क्वेश्चन था सर. ये मेरा वो जो लास्ट फ्राइडे को भी क्वेश्चन था कि लिक्विड सोप पे क्यों ज़्यादा तेज ऑब्जेक्ट मूव करता है, चाहे उसका वेट गुड वन. एरिया भी वही क्वेश्चन हो. वहीं थे अभी तक, मैंने कहा भूल गया होगा. हाँ, मैंने कहा था ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. ओके, वो क्वेश्चन अभी आने दें.
तो रोलिंग फ्रिक्शन समझ आ गई। वी आर यूजिंग बेयरिंग बॉल लाइक साइकिल में भी आपके वो जब साइकिल रोटेट कर रहा होता है तो उसमें बेयरिंग यूज़ की जाती है जिससे इजीली साइकिल के टायर मूव कर रहे होते हैं। अक्सर वो जो बेयरिंग है वो घिस चुके होते हैं, लाइक मतलब वो ख़राब हो चुके होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो साइकिल के टायर हैं वो आवाज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, मोटरसाइकिल के टायर्स आवाज़ करते हैं। यस, कभी सर उस टाइम उसमें देखा फ्रिक्शन है, सुना होती है है इस ना चीज़? सर, जिस टाइम वो ब्रेक हो जाते हैं उस टाइम उसमें ज़्यादा हो चुकी होती है। ज़्यादा हो जाती है ना। बिल्कुल। तो ये थी हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है फ्रिक्शन। तो इसमें 3 मेथड यहाँ पे बताएंगे। बाय पॉलिशिंग द रफ सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए। जिस तरह अक्सर वो ना टाइल्स लगी होती हैं घरों में, तो वो टाइल्स क्या कर रही होती हैं, अक्सर वो ख़राब हो चुकी होती हैं कहीं कुछ जगह से, तो उसको फिर पॉलिश किया जाता है। ठीक है, ये पॉलिशिंग यहाँ पे आपको शो की जा रही है। संग मशीन होती है जो पॉलिश कर रही होती है, वो स्लिपरी बना देते हैं। एक पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पाइपलाइन लुब्रिकेंट, जो कि आपका क्वेश्चन भी था। लुब्रिकेंट मतलब ऑयल, ग्रीस या कोई भी इस तरह की चीज़ फर्श पे गिर जाती है, ठीक है। पानी भी कुछ जगहों पे गिरता है तो वो भी स्लिपरी बन जाता है, ठीक है। लाजमी नहीं ऑयल हो, पानी भी कुछ जगह पे जिसमें टाइल्स पे पानी गिरा हो तब भी वो स्लिपरी बन चुका होता है। लेकिन ऑयल ज़्यादा स्लिपनेस दिखाता है, मतलब चीज़ को स्लिप कर देता है, उससे रिड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन। ख़त्म नहीं होती, ये भी याद रखना, ख़त्म नहीं होती, कम हो चुकी होती है। अक्सर वो स्केटिंग कर रहे होते हैं, दैट स्केटिंग इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। यस, आइस स्केटिंग। यस सर। ये किसी ने की है? सर आज तो यस सर, मैंने की है। है। यस सर। हाँ जी, आइस स्केटिंग बेसिकली वही ये एग्जांपल है कि जिसमें आपके पास आप बर्फ़ के ऊपर वो स्लाइड कर रहे होते हो। और यस इसी सर, तरह वो क्या आता है टूटी होती है। जी। और लास्ट वन क्या है, यूजिंग बॉल बेयरिंग, ये आपको दरम्यान में शो किया जा रहा है, ठीक है। सर इसमें इसमें छोटे छोटे गिरने के बॉल्स भी चांसेस होते हैं। स्केटिंग में, बिल्कुल, जिसको नहीं आती तो। यस सर। और इसी तरह वो एक टायर शूज़ भी होते हैं। यस सर। यस सर, स्केटिंग शूज। बिल्कुल, स्केटिंग शूज़, वो एक होती है आइस स्केटिंग होती है ना, एक रोड स्केटिंग भी होती है जो यस बिल्कुल सर, टायर्स लगे होते हैं और वो मूव कर रही है। एक आइस पे Yes, होती है sir. और एक सिंपल जैसे स्केट्स होते हैं, वैसे नॉर्मल स्केट्स। बिल्कुल, तो वो भी इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं, ठीक है। जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ था आपका? किसी ने क्वेश्चन, अहमद था ऐसे? यस सर, हो गए। ओके, नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज द लास्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3। इसको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हमने डिस्क्राइब की थी, कोई बता सकता है क्या होती है? Sir, any body moves in the circular motion and also known as uniform motion. Yes, anybody, anything that can travel in a circle, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो यहाँ पे भी वही ऑब्जेक्ट की मोशन लिखी हुई है। रोटेटरी और सर्कुलर में डिफरेंस भी हमने लास्ट टाइम देखा था। रोटेटरी कौन सी मोशन होती है, अगर ये जिसमें फैन आपका मूव कर रहा होता है और आपका हवा दे रहा होता है, दैट इज़ द स्पिनिंग मोशन। तो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और एक ही जगह पे मूव कर रहा है, तो उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। अगर उसी फैन को ठीक है इस सर, तरह कि हम वो अपने एक्सिस से मूव करता है। जी, एक्सिस पे तो दोनों मूव करते हैं। एक्सिस का मतलब क्या होता है, सेंटर पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे मूव करना। तो सर्कुलर मोशन भी एक्सिस पे एक सेंटर पॉइंट पे ही मूव कर रही होती है, और हमारे पास जो रोटेटरी मोशन है वो भी एक फिक्स पॉइंट पे मूव कर रही होती है। लेकिन होता क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। और अगर वही ऑब्जेक्ट, जिसमें ये फैन है, इस फैन को पूरे सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट कर दो, तो वो बेसिकली सर्कुलर मोशन है। सर जैसे सर्कुलर मोशन का तो बता दिया, लेकिन जैसे फेरिस व्हील है, वो भी तो इसी तरह मूव करता है। जी, फेरिस व्हील हमारे पास सर्कुलर में भी आता है और हमारे पास रोटेटरी में भी आता है। जो फेरिस व्हील है वो खुद मतलब उसको खुद देखा जाए फेरिस व्हील को, तो वो बेसिकली क्या है, रोटेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर फेरिस व्हील में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे होते हैं,
साइड्स पे पर्सन्स बैठे होते हैं, झूला झूल रहे होते हैं, उनको अगर देखा जाए वो सर्कुलर मोशन पर है, यस सर। तो उसमें 2 मोशन हो। यस, ठीक है। अच्छा, यस अब सर। ये होता क्या है दैट सर्कुलर मोशन में हेल्प कौन करता है हमें मूव करने में? वो हमारे पास आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द इनवर्ड फोर्स जो कि अंदर की तरफ बॉडी को खींच रही होती है। अब बॉडी जा रही होती है स्ट्रेट, आप क्या करते हो, बॉडी को अंदर की तरफ मूव करना चाहते हो, तो बॉडी क्या करेगी, अंदर तरफ गिरना स्टार्ट करेगी, फोर्स हमारी इनवर्ड लगेगी। वो इनवर्ड फोर्स क्या होती है, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अगर आप एक पत्थर को धागे के साथ बांध के घुमा रहे हैं वाइल्ड कर, ठीक है, हो क्या रहा है, वो पत्थर अगर उसको आप छोड़ देते हैं तो क्या करेगा, वो अंदर आएगा बाहर जाएगा? बाहर जाएगा सर। बाहर जाएगा। बाहर तो जाएगा उसका सर। मतलब क्या है, हमें उसे बाउंड किया हुआ है इनवर्ड फोर्स लगा के। वो जो इनवर्ड फोर्स लगा के हमने उसे बाउंड किया हुआ है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है, ताकि वो बाहर ना जाके और इस सर्कल में मूव करता रहे। तो हेल्पफुल कौन हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इनवर्ड लग रही है, जो उसे अंदर की तरफ खींच रही है। क्लियर हुआ? यस सर। यस तो सर। ये एग्जांपल यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन में दी गई। कंसीडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। अ बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें टेंडेंसी होती है सीधा जाने के लिए, लेकिन दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अक्सर आप इस तरह की एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप किसी भी चीज़ को, पानी को भी आप इस तरह घुमा सकते हैं, ठीक है, और मोस्टली बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपको यहाँ पे शो की जा रही हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है, डैट इज v² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स का फार्मूला देखूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, दैट इज ma, तो a की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा। तो अगर मैं वो पुट करूँगा तो ये फोर्स क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² डिवाइडेड बाय r। तो दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सर R represents circular motion. r रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द सर्कल, Okay sir. और v is for the velocity of that object that is moving in a circular path। तो वेलोसिटी भी डिपेंड कर रही होती है। अक्सर आप देखते हैं ना, जब बाइकर्स जो आप अगर कोई चलाता है बाइक, तो वो अगर कोई टर्न आता है तो अक्सर वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, होते हैं ना? Yes sir. यस जहाँ सर। पे सर्कल सर आता है, इसलिए जहाँ पे करते कोई हैं। राउंड ऑफ आता है, जहाँ पे कोई भी कर्व आता है रोड पे, तो आप थोड़ा सा टिल्ट होते हैं। वो टिल्ट होने का मकसद ये है कि आप उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। Yes यस sir. सर। सर इसलिए जी कहते हैं कि आप बाइक को मतलब टर्न के साथ साथ ही मोड़ा करें। जी, टर्न के साथ-साथ ही क्या करें, लेकिन अक्सर आगे जाके मैं बताऊँगा कि आपने नोटिस शायद किया हो कि नहीं किया, वो आगे जाके हम उसको देखेंगे। बैंकिंग ऑफ द रोड, थोड़ी-सी साइड वाली जो रोड होती है, जो टर्न हो रही होती है, वो ऊपर होती है। एक साइड से नीचे होती है, दूसरी साइड से ऊपर होती है। जहाँ से टर्न हो रहा है ना, वहाँ पे देखोगे रोड एक साइड से ऊपर होती है, दूसरी साइड से नीचे होती है। वो यही क्रिएट यस करने के सर। लिए होती है, ताकि वो बैलेंस रहे, बाइक गिर ना जाए। अगर वो स्ट्रेट होती ना, बिल्कुल सीधी बराबर होती, तो अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। यस सर। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कि आउटवर्ड लग रही होती है, बाहर की तरफ। तो जिस तरह मैंने पत्थर वाली एग्जांपल दी थी, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट या तो बाहर जाना चाहेगा या तो अंदर आना चाहेगा, ठीक है। अगर मैं अंदर वाली फोर्स ज़्यादा कर दूं, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है, तो वो बेसिकली बॉडी इनसाइड मूव कर जाएगी। और अगर मैं बाहर वाली फोर्स इंक्रीज कर दूं, जिस तरह मैंने बताया था ना, पत्थर को घुमाते घुमाते मैं छोड़ दूं तो वो बाहर मूव करेगा, दूर गिर जाके गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इसे। क्लियर? Excuse me सर, अगर इस चीज़ को इस तरह यस देखा जाए तो ये एट अ टाइम अगर मिसाल के तौर पे अगर स्ट्रिंग जो है वो टूटता है तो पत्थर इनर और आउटर फेस एट अ टाइम दोनों भी उस पर मतलब अप्लाई हो रही होती है, अगर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन देखा जाए तो। जी,
ऐसे मतलब वो ही एक साइड से इन हो रहा है और दूसरी साइड से मतलब लाइक आउट हो रहा है। जहाँ वो सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे इनर मोशन भी तो उसमें इन्वॉल्व है ना। इनर मोशन भी इन्वॉल्व है बिल्कुल। जिस तरह वो न्यूटन का थर्ड लॉ था जिसमें एक्शन एक तरफ हो रहा है तो obvious सी बात है उसका रिएक्शन भी होगा। तो हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो वो बाहर की तरफ भी फोर्स लगाएगा। डेफिनेटली सर, लेकिन सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक अंदर की तरफ तो कोई ऐसी फोर्स ही नहीं है कि वो डायरेक्टली मतलब टूटेगा तो बाहर ही जाएगा, अंदर तो आ ही नहीं सकता वो। अंदर आ सकता है आप अगर मैं अंदर की तरफ खींच दूँ उसे, सेंटीमीटर ज़्यादा कर दूँ। ठीक सर है? वो स्ट्रिंग के एग्जांपल में तो नहीं होगा, वो तो किसी और सिचुएशन में हो सकता है। नहीं, इसी एग्जांपल में हो सकता है ना कि अगर मैं इस तरह घुमा रहा हूँ पत्थर को और एकदम पत्थर को वो हाथ से छोड़ूँ नहीं थ्रेड को, तो धागा कहाँ जाएगा, वो पत्थर कहाँ जाएगा? हाँ यस सर, वापस आ जाएगा। वापस आएगा ना, अंदर साइड पे आएगा, बाहर नहीं भागेगा। तो इसी तरह वही है कि अगर मैं उस पत्थर को घुमाते घुमाते छोड़ दूँ, जब वैसे ही मैंने छोड़ा तो इसका मतलब बाहर वाली फोर्स एकदम ज़्यादा हुई। ठीक है? तो उसका मतलब वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको पकड़ी रखूँ और वहीं पे स्पीड रिड्यूस कर दूँ, छोड़ दूँ, मतलब घुमाना छोड़ दूँ, तो वो अंदर की तरफ आ जाए। यस सर, थैंक यू। ओके, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बैंकिंग ऑफ द रोड बताया गया है। ये आपको नीचे भी शेप की गई है, ऊपर बाइक्स की रेसिंग होती है और कार्स की रेसिंग होती है। तो मोस्टली आप देखोगे वहाँ पे तो एक साइड कर्व बनाई जाती है। कर्व मतलब एक साइड पर ऊपर बनाया जाता है। तो ऊपर बनाने का मकसद ये है कि वी हैव टू प्रोवाइड अ सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट अ टाइम, दोनों को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा कर्व लेते हैं ताकि वो ईजिली मूव कर सके। अगर मैं स्ट्रेट बनाऊँ और कर्व दूँ फिर क्या होगा कि हमारे पास बाहर वाली अक्सर गाड़ियाँ बाहर एजेस पे टकराना स्टार्ट कर देंगी। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक कार की इतनी ज़्यादा स्पीड होगी कि वो एज पे जाके हिट करती है। ये चेक करें क्यों? क्योंकि उसकी बाहर वाली फोर्स उस टाइम पे ज़्यादा हो चुकी होती है और उसकी स्पीड की वजह से उसकी बाहर वाली फोर्स ज़्यादा हो रही है। ठीक है? सर जी नेक्स्ट पिक्चर में कार बाहर भी हो जाती है, उसका क्या इशू है? बाहर होने का मकसद ये है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो एक स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ता है। ये आपको ज़्यादा वेल एक्सप्लेन्ड होगा जब बाइकर आप रेस देखो। बाइक रेस क्या होती है कि हम बाइक को बिल्कुल टिल्ट कर देते हैं, घुटना नीचे लगा रहे होते हैं। वो घुटना नीचे लगाने और वो टिल्ट होने का और स्पीड मेंटेन रखने का क्या होता है कि वो थोड़ी सी स्पीड रिड्यूस करके मेंटेन करते हैं ताकि वो स्पीड भी मैटर कर रही होती है ना। जिस तरह अभी हमने फोर्स का फार्मूला देखा था कि F = mv² डिवाइडेड बाय r। मैथ्स के हिसाब से स्पीड भी देखनी है आपको। ओके सर। यस सर। ठीक है? तो वो जो बाइकर्स होते हैं उनको ये आइडिया होता है कि आपने कितना टर्न करना है। अक्सर बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है, वो एकदम से जहाँ पे मोड़ आता है वहाँ पे बिल्कुल उसी स्पीड में ही मोड़ते हैं तो वो गिर जाते हैं। लेकिन स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है हमें थोड़ा और सा। आप स्पीड में शार्प टर्न भी नहीं ले सकते एकदम। जी, वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि शार्प हम यहाँ पे नहीं ले सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह और एग्जांपल आप देखेंगे वॉशिंग मशीन में ड्रायर जब अगर आप मतलब कपड़े धो रही हो या यहाँ पे गर्ल्स अगर फर्स्ट कपड़े धो रही हो, ठीक है, जो कि गर्ल्स थोड़ी सी नहीं धोती, ऐसी है ना द गर्ल्स, ये धोती हैं आप लोग गर्ल्स? सर उनको गुस्सा आ गया। बॉयज़ की एग्जांपल तो मैंने दे दी बाइकर की, वो तो अक्सर बाइक चला रहे होते हैं। गर्ल्स कपड़े धो रही होती हैं तो गर्ल्स की एग्जांपल भी इन्होंने डाली हुई है बीच में। आवाज़ आ रही है ना गर्ल्स? सर गुस्सा आ गया। रही है। गुस्सा आ रहा है कपड़े धोने में? आवाज़ तो नहीं आ गई मदर की कपड़े धो दें? तो उसमें जो स्पिनर होता है ना वो इसी तरह सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। ठीक है? जिसकी वजह से कपड़े सूख जाते हैं। अगर यस नहीं सर। पता तो अपनी मदर को बताना कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रही होती है। वो आपको फिर गुस्सा करेंगी कि मैं यहाँ पे कपड़े धोऊँगी, आपके सर्कुलर मोशन देखूँ। ऐसे होगा? यस सर। यस सर। लेकिन सर इंटेलिजेंट मदर हुई तो वो फिजिक्स की किताब उठा लेंगी। हाँ, फिजिक्स की बताएंगे और सर पे मारेंगी, ये पढ़ो चुप करके। ऐसे ही है? यस सर। यस सर। हाँ, बस ये थोड़ा-सा मैंने कहा आपको एंटरटेन कर लूँ। इसका मकसद ये नहीं था कि किसी को हर्ट करना। मकसद ये था कि आप थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ, ठीक है? एन्जॉय यस लेके, सर, वी बड़े कैन बोरिंग ना हो अंडरस्टैंड। लेक्चर में। मैं गर्ल्स को बताना चाह रहा था कि गर्ल्स गुस्सा ना करें, जिनको गुस्सा आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रीम सेपरेटर है। अब इसमें देखिए दोनों हैं, एक लेडी भी है और एक मैन भी है, दोनों काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल इस तरह की है कि इसमें दोनों काम कर रहे हैं। तो क्रीम सेपरेटर होता है जिसमें मिल्क एक साइड पे आ जाता है, क्रीम एक साइड पे निकल आती है। तो वो बेसिकली यही एक फिनोमेना रोटेशन वाला सर्कुलेशन वाला काम कर रहे होते हैं कि मिल्क वहाँ पर सर्कुलेट किया जाता है, मिल्क एजेस पे जैसे वो सर्कुलेट होता है वो खुद ब खुद मिल्क और क्रीम सेपरेट हो जाती है बाउल में। स्पीड मैटर कर रही होती है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी अच्छी क्रीम बनेगी। अच्छा, किसी ने केक बनाया? केक नो सर। केक नहीं बनाया। चलिए मुझे बताएं, किसी ने वो बनाया, ऑमलेट बनाया? केक यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए मैं सर दोनों एग्जांपल आमलेट देता हम हूँ। डेली रूटीन में मिलते हैं। ऑमलेट तो मोस्टली ने बनाया होगा। तो ऑमलेट में क्या करते हैं आप? उसको एग को क्या करते हैं बेसिकली? सर तोड़ते हैं और फ्राई पैन में डाल देते हैं। यस नहीं, सर, ऑमलेट तो नहीं ऑयल होता डालते ना। हैं थोड़ा सा। उसको थोड़ा सा सर, चम्मच से हाँ सर, करके रोटेटिंग मशीन से डालते उसको हैं। move चम्मच करते से हैं। हिलाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्च जो डालते हैं, जी, फिर उसके अंदर बेसिकली प्याज जब हम और उसको शेक कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं। बीट करते हैं तो गुड वन। तो एक बीटर भी मिलता है अगर किसी को पता हो। यस सर, उसमें यस सर। स्प्रिंग की तरह यस होता सर। है। वो स्पिन कर यस रहा सर। होता है। तो इसी तरह वो कॉफ़ी वाला बीटर भी होता है जो स्पिन करता है, जिसकी वजह से वो कॉफ़ी थिक हो जाती है। इसी तरह वो ऑमलेट भी थिक हो जाता है, अच्छा बनता है। जितना उसको बीट किया जाए, तेज़ी से बीट किया जाएगा उतना वो अच्छा बनता है ऑमलेट। यस सर। यस इसी सर। तरह वो कॉफ़ी वाला बीटर भी है, जितने उसको अच्छे से बीट किया जाए उतना ही अच्छा वो कॉफ़ी बनती है। और पैनकेक जिसने बनाया हो तो उसमें भी वो एग को बीट किया जाता है इतने तेज़ी से, और विद लाइक मैदा होता है, ठीक है? तो उससे Yes, sir. हम यस उसको सर। बीट करते हैं। उसमें भी उसको हम इतना तेज़ी से करते हैं ताकि वो अच्छा सा डो बने। यस।